और पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है, क्रांति वाली पुस्तक है। और श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, बार बार उदाहरण दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अर्जुन एक ही बात कह रहा है, मैं कैसे मारूं, ये सब मेरे भाई बांधव हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, ये तेरे भाई बांधव नहीं, ये अधर्मी है, विधर्मी है, इनको मारना तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। और फिर एकदम से अर्जुन तैयार होता है, और अर्जुन तैयार होता है तो युद्ध लड़ता है। और युद्ध के मैदान में अर्जुन जब तीर चलाता है, बाण चलाता है, तो कौरव मर रहे हैं उससे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा और भी अच्छा होगा। माने कौरव मर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, आगे और ज्यादा मरेंगे और अच्छा होगा। अर्जुन तू व्यर्थ चिंता मत कर, तू मार इनको, ये तेरा काम है। ये उस समय कहा श्री कृष्ण। अर्जुन ने उत्साह पैदा करने के, अर्जुन ने पुरुषार्थ पैदा करने के लिए श्री कृष्ण ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब हमारे जो आज के लूटखोर पुढ़ारी हैं, वो संदर्भ हटाकर ये बात हमको समझाते रहते हैं। और मैंने देखा है घरों में कैलेंडर टांग रखा है इसको, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। कैलेंडर संदर्भ नहीं है उसमें, सीधे एक ही स्टेटमेंट है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। हर आदमी कायर हो जाए, नपुंसक हो जाए, नकारा हो जाए, उसके लिए ये कैलेंडर छपाया जा रहा है, घर घर में बांटा जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कैलेंडर का घर घर में पहुंचना। कोई भी अर्जुन ना बनने पाए, इसकी साजिश है ये कैलेंडर। और धर्म के नाम पर हो रहा है, ये ध्यान देना। और इसको बांटने वाले वही लोग हैं जो लूटने में पूरी ताकत से लगे हुए। वो नहीं चाहते कि ये लूट का सिस्टम बदले। तो हमारे सामने एक रास्ता तो ये है कि हम भी कायर हो जाए, नपुंसक हो जाए, नकारे लगे, जो हो रहा अच्छा हो रहा, ये तो एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मार, ये कौरव विधर्मी है, अधर्मी है, इनका नाश करना तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य है ये। और तू सोचना छोड़, मेरे ऊपर छोड़, मैं सोचूंगा तेरे क्या होने वाला क्या नहीं, पहले इनको मार। तो दूसरा रास्ता ये है। अब हमको तो ये दूसरा रास्ता पसंद आया, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साह देने के लिए, पुरुषार्थ देने के लिए कहा। और इसीलिए हमने भारत स्वाभिमान अभियान बनाया। और हमारे श्री कृष्ण हमको कह रहे हैं कि इन भ्रष्ट पुढ़ारियों को मार। इन्होंने जो लूट कर रखा है, सारा धन निकाल इनके घरों से, इनके बैंक अकाउंट से निकाल, इनके घरों से निकाल। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये धन जो पुढ़ारियों ने लूट लिया हम निकाल पाएंगे? हाँ, निकालेंगे। निकाल पाएंगे नहीं, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके रास्ते हमें मालूम है। पहले क्या होता था कि देश के लोगों को एक भ्रम पैदा किया गया। वो भ्रम ये था कि भारत से लूटा हुआ पैसा जो स्विस बैंक में चला जाता है, ये वापस नहीं आता, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन जब स्विस बैंकों के सारे नियम, कायदे, कानूनों को जाना, समझा, हमने देखा, तो पता चला कि जितना पैसा यहां से गया वो पूरा वापस आ सकता है, रास्ता है उसका। और स्विस बैंकों के पास ही उसका रास्ता है। क्या रास्ता है? जब ये पुढ़ारी पैसे को लूटकर स्विस बैंक में जमा करते हैं तो वो पैसा व्यक्तिगत संपत्ति होता है, किसी भी पुढ़ारी की या अधिकारी की। लेकिन स्विस बैंकों के कानून कहते हैं कि जब तक पैसा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है, स्विट्जरलैंड की किसी भी बैंक में जमा हो सकता है। लेकिन उसी स्विस बैंक के कानून कहते हैं कि जब वो पैसा किसी राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो उस पैसे को वो जमा नहीं रख सकते, वो वापस करना पड़ता है उसी देश को जिसकी वो राष्ट्रीय संपत्ति है। तो अभी जो 300 लाख कोटी रुपए विदेशों में चला गया, ये सब व्यक्तिगत संपत्ति है पुढ़ारियों की। अगर हम इसको कानून की मदद से राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये 300 लाख कोटी रुपए हमें वापस मिलेगा, एक एक पाई मिलेगा। रख ही नहीं सकते स्विस बैंक वाले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र का एक नियम है
कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसी राष्ट्र की बैंक में रखी जा सकती है वो जिस राष्ट्र की होती है। माने भारत की राष्ट्रीय संपत्ति भारत की बैंक में ही रखी जा सकती है, लेकिन भारत के किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति कहीं भी रखी जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि एक कानून नया बनाए इस देश में, और वो ये कहे कि पुढ़ारियों ने 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जितना लूटा है वो सब भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये कानून बनाना है। अब इस कानून को बनाने में कौन मदद कर सकता है? 2 संस्थाएं मदद कर सकती हैं। एक संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक संस्था का नाम है पार्लियामेंट, संसद। इन दोनों की मदद हम लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं और संसद की भी मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पैसा हमें लाना है। आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की मदद लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस समय हम सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं। 6 महीने पहले वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ और उसको लड़ने वाले वकील हैं राम जेठमलानी। उनके नाम से एक पिटीशन फाइल किया गया और वो पिटीशन इसी बात के लिए है कि भ्रष्ट पुढ़ारियों ने जो 300 लाख कोटी लूट रखा है विदेशी बैंकों में, सुप्रीम कोर्ट उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करे। ये केस हम लड़ रहे हैं, इस समय चल रहा है ये केस। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। उस नोटिस में वित्त मंत्री से जवाब मांगा गया है कि दुनिया के किस देश की किस बैंक में किसका कितना पैसा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट को सरकार बताए। अभी सरकार के हाथ पैर फूले हुए, नोटिस आ गया है। हाथ पैर क्यों फूले? जिनका पैसा जमा है वही सरकार चला रहे, तो वो बताएं कैसे? ये उनकी समस्या है। तो सरकार ने पता है क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को? उन्होंने कहा कि हम आपको 6 महीने में बताएंगे ये बात। वैसे वो अभी बता सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी माहिती है। जब हमारे पास है तो सरकार के पास भी माहिती है, लेकिन टालना है, टाइम पास करना है, तो वो बोल रहे हैं 6 महीने बाद बताएंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है 6 महीने बाद बताओ। अगले 6 महीने बाद सरकार फिर यही कहेगी 6 महीने बाद बताएंगे। वो टाइम पास करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि सरकार चलती रहे और सुप्रीम कोर्ट में ये टाइम पास होता रहे। हम सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बार के बाद ये अपील करेंगे कि आखिर इनको आप कितनी बार समय देंगे बताने के लिए। एक 6 महीना दे दिया, दूसरा 6 महीना दे दिया, तीसरा 6 महीना दे दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में ये कहने वाले हैं कि आपको सिर्फ एक आदेश देना है। ये नहीं बताते ना बताएं, किसका पता कितना है ये नहीं बताते ना बताएं। सुप्रीम कोर्ट एक लाइन का ऑर्डर पास करे कि जिसका भी पैसा है विदेशी बैंकों में वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। बात खत्म हो गई, ऑर्डर हो गया। आपको याद है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, $133 कोटी का पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, पैसे तो चले गए और वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए स्विस बैंक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था और आदेश उनका यह था कि ये $133 कोटी भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। उस ऑर्डर का सम्मान करते हुए स्विस बैंक ने $133 कोटी वापस किया था भारत को, और वो पैसा आज तक सुप्रीम कोर्ट के डिपॉजिट में रखा हुआ है, आज तक। तो हम सुप्रीम कोर्ट को ये कहने वाले हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर राष्ट्रीय संपत्ति हो सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं, बोफोर्स घोटाले का क्यों नहीं, एनरॉन घोटाला। आपको मालूम है महाराष्ट्र में एक अमेरिकन कंपनी आई थी एनरॉन, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था उसमें, उसका पैसा राष्ट्रीय संपत्ति क्यों नहीं? और हमने सारे घोटालों की लिस्ट बनाई है। सबसे पहला घोटाला हुआ था, वीके कृष्ण मेनन इस देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कागज पे जीप खरीदी थी। नेहरू जी के समय में हुआ था ये। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वीके कृष्ण मेनन उनके रक्षा मंत्री थे, उन्होंने जीप खरीदने का ऑर्डर दिया, जीप आई नहीं और पैसे चले गए, ऐसा हुआ था। आजादी मिलते ही घोटाले शुरू हो गए थे इस देश में। और नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में कहा कि जो घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, मैं उसको बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा। तो जब वीके कृष्ण मेनन का घोटाला निकला तो नेहरू जी से कहा गया लटकाओ इसको उल्टा बिजली के तार से। तब नेहरू जी का स्टेटमेंट सुनाता हूं।
नेहरू जी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र की गाड़ी है ये बिना भ्रष्टाचार के नहीं चलती। ये नेहरू जी ने बेशर्मी के साथ कहा था पार्लियामेंट में कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें घोटाला तो जरूरी है, भ्रष्टाचार तो आवश्यक है, बिना भ्रष्टाचार के ये चलता ही नहीं है। और वी के कृष्णानंद को बिजली के तार से नहीं लटकाया गया, बस उनसे इस्तीफा लिया गया था। लेकिन वो नेहरू जी के मित्र अंतिम दिन तक रहे, रोज शाम को नेहरू जी के साथ बैठते थे। इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी, उस समय जब आजादी मिली थी हमें, इसका माने बहुत सोच समझकर इस डेमोक्रेसी को हमारे पुढ़ारियों ने चुना ताकि इसमें घोटाला करने का गुंजाइश रहे। हम सुप्रीम कोर्ट को यही कहने वाले हैं कि आप तो ऑर्डर पास करो, जैसे आपने यूरिया घोटाले में किया था वैसे आज करो, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को माने और ऑर्डर करे तो ये 300 लाख कोटी रुपए वापस आएगा। ये एक रास्ता है वापस लाने का पैसा। दूसरा रास्ता है हम भारत की पार्लियामेंट में एक कानून बनाएं और वो कानून ये कहे 15 अगस्त 1947 के बाद जितने घोटाले हुए वो सारा पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इस कानून को बनाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, एक खासदार प्रस्ताव लाएगा, बाकी सब खासदार उस पर बहस करेंगे। बहस के समय हम देखेंगे कौन कौन खासदार इसका विरोध कर रहा है। आप अपने खासदार पे नजर रखना, वो क्या कह रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है बेईमान नंबर 1 यही है, पैसे इसी के हैं। तो पता चलेगा बेईमान कौन कौन है। और अगर बेईमान खासदार ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा, ईमानदार खासदार ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा तो पैसे आ जाएंगे 300 लाख कोटी। और बेईमान खासदार ज्यादा हुए संसद में तो हमारा संकल्प है कि अगले चुनाव में ऐसे एक भी बेईमान खासदार को हम जीतने नहीं देंगे इस देश के किसी भी मतदार से। हम क्या करने वाले हैं, उन बेईमान खासदारों की जो जन्म कुंडली हमने तैयार की है वो लोगों के सामने रखेंगे कि देखो इसको वोट दोगे जो इतना बड़ा लुटेरा, जिसने पूरा खानदान लगा रखा है लूटने के लिए, इनको चुनकर दोगे या किसी ईमानदार को चुनकर दोगे। तो लोग हमें कहेंगे भाई ईमानदार तो है नहीं कोई। ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है, करें क्या हम, दोनों ही डसने वाले हैं। एक 100 रुपए लूटता है, एक 90 रुपए लूटता है, हम करें क्या। तो हमने संकल्प लिया है कि 2014 का जब चुनाव आएगा तो देश के सामने ईमानदार लोगों को लाएंगे और लोगों से कहेंगे इनको चुनकर भेजो। और भारत में हमारी तैयारी है कि कम से कम 450 लोकसभा सीटों से हम ईमानदार खासदारों को ढूंढ ढूंढ कर चुनकर भेजेंगे। भारत स्वाभिमान चुनाव नहीं लड़ेगा, भारत स्वाभिमान पार्टी भी नहीं बनेगा। भारत स्वाभिमान एक संगठन है जो लोगों की सेवा करने के लिए बना है, ना ये पार्टी बनेगा ना ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन भारत स्वाभिमान पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार करेगा जैसे जेपी ने किया था 1977 में, वैसा हम करने वाले हैं। माहौल बनाएंगे पूरे देश में और उस माहौल में 400 खासदार आराम से चुनकर जाएंगे, बिना पैसा खर्च किए चुनकर जाएंगे। ये हमारी कोशिश है। आपको मालूम है जेपी के समय में 1977 में जेपी चुनाव नहीं लड़े, जेपी ने कोई पक्ष नहीं बनाया, लेकिन जेपी ने पूरे देश में घूम घूम कर माहौल ऐसा बनाया, वातावरण ऐसा बनाया कि जेपी के निवेदन पर 377 खासदार चुनकर गए और सब अपक्ष थे। ध्यान से सुनना, अपक्ष 377। ये सब अपक्ष खासदार जब चुनकर पहुंच गए लोकसभा में तब इन्होंने मिलकर पक्ष बनाया था जिसका नाम था जनता पार्टी। पार्टी बाद में बनी, चुनकर पहले गए। तो ऐसा अगर भूतकाल में हो चुका है तो भविष्य में भी होगा। हमारे पास पार्टी नहीं है, हमें मालूम है, जेपी के पास पार्टी नहीं थी। हमारे पास पैसे भी बहुत नहीं है, जेपी के पास भी पैसे नहीं थे।
बिना पैसे जेपी अगर 370 खासदारों को दिल्ली पहुंचा सकते हैं लोकसभा में, तो बिना पैसे हम भी पहुंचा सकते हैं। हो सकता है हम 400 को पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि जेपी ने दक्षिण भारत को छोड़ा हुआ था, आंदोलन किया था उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप सभी जानते हैं, लेकिन दक्षिण में वो नहीं गए। पूरा केरल, पूरा तमिलनाडु, पूरा कर्नाटक, पूरा आंध्र प्रदेश जेपी के आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो ये 4 राज्यों को जेपी ने छोड़ रखा था। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत, इन 3 भारत के हिस्सों से 377 गए थे। हमने दक्षिण को नहीं छोड़ा, हमने दक्षिण को भी इसमें शामिल किया है। तमिलनाडु हमारा अच्छा संगठन बन रहा है, कर्नाटक और भी अच्छा है, केरल में अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं, पांडिचेरी में हमने शुरुआत कर दी है, आंध्रा में हमारा संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमने दक्षिण को भी इसमें शामिल किया है। तो हमारा उम्मीद है कि हम तो 400 खासदारों को ला सकते हैं संसद में, और ईमानदार लोगों को चुन चुन कर लाएंगे जो ये कानून बना दें कि 300 लाख कोटी रुपए विदेशी बैंकों में जो है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये दूसरा रास्ता है अपने पास पैसे लाने का। तीसरा एक रास्ता और है, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके साथ हम एक करार करें, ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन, एक करार हम अगर करें संयुक्त राष्ट्र के साथ, और इस करार को हम सही करें, और सही करने के बाद अपनी लोकसभा से उसकी अनुमोदना करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिफिकेशन। करार के रेटिफिकेशन होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र महासंघ हमारा पैसा हमें दिलवा देगा, 300 लाख कोटी, हमें कुछ नहीं करना, वो ही दिलवा देंगे। क्यों? क्योंकि उनका डंडा सभी देशों पे चलता है। जिन 70 देशों की बैंकों में ये पैसा है, उनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र का डंडा चलता है, हम उनकी मदद से ये पैसा ला सकते हैं। और अभी अमेरिका ने ऐसा किया है, हम भी कर सकते हैं। ये बराक ओबामा जब जीत कर आया ना राष्ट्रपति, इसने संयुक्त राष्ट्र के साथ करार किया, ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन, और उस करार को अमेरिकन पार्लियामेंट में रेटिफाई करा दिया इसने राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के बाद। परिणाम क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अमेरिका के भ्रष्ट पुढ़ारियों का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में 780 अरब डॉलर था, वो वापस दिलवा दिया। अभी अमेरिका को स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर मिला, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? हमारे पास भी ये रास्ता, और इस रास्ते में तो फायदा यह है कि बराक ओबामा ये कर चुका है, हमारे सामने उदाहरण है, हम भी कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया, हमको कोई मिल जाएगा अगले 4 साल। भारत माता कोई बांझ थोड़ी है, यहां भी कोई ना कोई निकलेगा अगले 4-5 साल में जो करेगा ये काम। और बराक ओबामा ने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, उसने कहा कि भारत की सरकार अगर ये प्रयास करेगी तो हम भारत की सरकार के साथ हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो बराक ओबामा ने उनके सामने प्रपोजल रख दिया कि आप मुझे ऑफिशियली कहो तो मैं पैसा दिलवाता हूं आपका। प्रधानमंत्री चुप, और उनके चुप होने का कारण आप जानते हैं। अब बराक ओबामा आ रहा है भारत, और उसके एजेंडे में सबसे पहले यही बिंदु है। वो कहता है मैं भारत सरकार से बात करूंगा, आपको क्यों नहीं ये पैसा वापस चाहिए, मैं दिलवाऊंगा ना आपको, रास्ता मैं बताऊंगा। अब किसी ने पूछा बराक ओबामा से कि आप भारत की इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि भारत महान देश है। क्यों महान देश है? कहता महात्मा गांधी भारत में पैदा हुए इसलिए महान देश है। ये जो बराक ओबामा है ना, इसके पूरे ऑफिस में एक ही पुढ़ारी की फोटो है, वो महात्मा गांधी। उसके अपने देश के किसी पुढ़ारी की फोटो उसके यहां नहीं है। एक छोटी फोटो उसकी जेब में है मार्टिन लूथर किंग की, लेकिन वो कहता मार्टिन लूथर किंग तो महात्मा गांधी के चेले थे, गांधी जी से सीखा उन्होंने सब। किसी ने पूछा तुम गांधी जी को इतना क्यों मानते हो, तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी जैसे लोगों के कारण ही गोरे देश में काला राष्ट्रपति बन सका। अमेरिका में आप जानते हैं 85% वोट गोरों के हैं,
15% वोट कालों के हैं, फिर भी एक काला आदमी राष्ट्रपति बना, क्योंकि महात्मा गांधी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ जो कभी अभियान दक्षिण अफ्रीका में किया था, उसका परिणाम अमेरिका पे भी पड़ा और अमेरिका में कानून बदल हुआ। नहीं तो अमेरिका में कानून ये था कि गोरा आदमी ही राष्ट्रपति हो सकता है। वो कानून बदल गया, बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। वो कहता महात्मा गांधी ने मेरा रास्ता खोला, इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। तो बराक ओबामा तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ हम करार करें, वो भी हमारी मदद करने को तैयार है। आप पूछोगे संयुक्त राष्ट्र को क्या पड़ी है हमारी मदद करने की? उनकी एक दूसरी हेडेक है। उनका ये कहना है कि ये जो भ्रष्ट पुढ़ारियों का पैसा है विदेशी बैंकों में, इसी में से आतंकवादियों को पैसा जाता है। संयुक्त राष्ट्र चिंता कर रहा है कि सारी दुनिया में जो आतंकवाद फैल रहा है, इस आतंकवाद के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो जाता है वो स्विस बैंकों से जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं बान की मून, उनका यह कहना है कि पुढ़ारियों के जो अकाउंट हैं उन्हीं से सोर्स है आतंकवादियों के पैसे का। और बान की मून ने बहुत संकेत में ये बात कही है कि भारत के ऐसे कई भ्रष्ट पुढ़ारी हैं जो आतंकवादियों से पूरे मिले हुए हैं। महाराष्ट्र में है, दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए बहुत पुढ़ारी हैं महाराष्ट्र में, जो दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो अरेस्ट हुआ तो इनकी पोल खोलेगा। तो चिंता की बात है संयुक्त राष्ट्र के लिए कि भ्रष्टाचार का पैसा आतंकवाद में खर्च हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि आतंकवाद हमें खत्म करना है, इसलिए बैंकों के अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, आतंकवादियों को ये धन मिलना बंद हो, और इसके लिए वो सब पैसा उन देशों में वापस चला जाए जिन देशों से आया। ये उनका इंटरेस्ट है। तो हमारा तो लाभ तीन तरफ से हो सकता है, हम चाहें तो। संकल्प चाहिए, बस रास्ता तो है अपने पास। और एक रास्ता है, आखिरी रास्ता, वो क्या है? अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक भ्रष्ट आदमी पकड़ा गया, वो पुणे में रहता, उसका नाम है हसन अली। सीबीआई ने उसके घर में जब रेड किया तो उसकी 72,000 कोटी की प्रॉपर्टी मिली हसन अली की। तो हसन अली को पूछा गया तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? तो उसने कहा मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरी कोई खेती नहीं है, मेरा कोई फार्म नहीं है। फिर इतना पैसा कहां से आया? तो उसने कहा कि मैं भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों का एजेंट हूं, स्विस बैंक का। तो पुढ़ारी जो पैसा वहां जमा करते हैं उसका मैं मीडिएटर हूं। तो मैं जिनका पैसा जमा कराता हूं वो मुझे कमीशन देते हैं। तो कमीशन में मुझे 72,000 कोटी मिल चुका है अब तक। अब कमीशन में 72,000 कोटी मिल चुका है, तो असली पुढ़ारियों का कितना है सोचो। हसन अली को पूछा गया कि ये तरीका क्या है तुमको कमीशन मिलने का? तो उसने कहा कि कोई भी पुढ़ारी मेरे पास आता है और वो कहता है ये 1000 कोटी रुपए स्विस बैंक में रखना है, तो मैं उससे नोट लेता हूं, इंडियन करेंसी में पैसे ले लेता हूं, फिर मेरे एजेंट के मार्फत मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराता हूं, डॉलर में बदल कराता हूं, और वो डॉलर फिर स्विस बैंक में जमा होता है। मतलब ये है कि नोट बाहर नहीं जाता, नोट का डॉलर बदल होके बाहर जाता है। यही बात है, हवाला ट्रांजैक्शन इसी को कहते हैं। नोट तो सब यही है, किसी हसन अली के पास, किसी और के पास। 300 लाख कोटी के नोट यही है, कहीं नहीं है, यहीं पे है। ये 300 लाख कोटी सोने में बदल हुआ है या डॉलर में बदल हुआ है और विदेशों में चला गया है। ये है वास्तविकता। तो हमने एक योजना बनाई है कि ये 300 लाख कोटी के जो नोट हैं इनको वापस ले लो। रिजर्व बैंक की तरफ से एक आदेश करो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने 1000 के नोट छपे हैं सब वापस लिए जाएंगे, 500 के जितने नोट छपे हैं वापस लिए जाएंगे, 100 के जितने नोट छपे हैं वापस लिए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर भ्रष्टाचार की रकम 1000, 500 और 100 के नोटों में ही जाती है। 50 के नोट में कोई किसी को रिश्वत नहीं देता। कितना देगा? ट्रक भर के ले जाना पड़े। तो रिश्वत का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा 1000, 500, 100 के नोट में है। तो हमारी योजना है भारत स्वाभिमान की कि ये 1000, 500, 100 के नोट हम रिकॉल करेंगे, वापस लेंगे। इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा तो लाएंगे।
और इसमें 6 महीने का समय देंगे। जिसके पास 1000 के, 500 के, 100 के नोट है, 6 महीने में सब जमा करो, बैंकों में लाके रख दो। नहीं तो 6 महीने के बाद वो कागज का टुकड़ा है, उस पर से वो वाक्य हटा लिया जाएगा, मैं धारक को 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये सेंटेंस हम हटा देंगे बस। आपने देखा नोट पे लिखा रहता, ये गारंटी जो है ये हटा देंगे। और ये गारंटी हटाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट चाहे तो ये गारंटी वापस ले सकती है, तो वो नोट नहीं है, कागज का टुकड़ा है फिर। तो जिन जिन के पास है, हसन अली जैसे लोग, ये सब डर के मारे जमा करेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद वो कागज का टुकड़ा है, वो 1000 रुपए नहीं है फिर। तो डर के मारे ये लाएंगे तो सब धन निकलेगा, 300 लाख कोटि यही निकले। और ये एक बार निकल आया तो काम खत्म अपना। हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करके नए नोट छाप देंगे। वो अधिकार हमारे पास है। जितने नोट आप रिकॉल करते हैं उतने ही नोट नए छाप सकते हैं, नई सीरीज आप डाल सकते हैं, तो सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। ये हमारे पास चौथा रास्ता है। तो रास्ते 4 हैं, काम तो एक ही करना है, जिस रास्ते से हो करना है, और ये पैसा तो लाना है। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं, 1 से 2%, जो आधा खादी पहनते हैं और आधा टेरिलिन टेरिकॉट पहनते हैं। ऊपर का झब्बा उनका खादी का होता है, नीचे का पैंट उनका टेरिलिन टेरिकॉट का हो सकता है। तो लगभग भारत में 15 कोटि तक लोग हैं जो खादी पहनते हैं। हमें इनकी संख्या दुप्पट करनी है, 30 कोटि करनी है। 30 कोटि संख्या होते ही 6,38,365 गांव के 15 कोटि लोगों को खादी बनाने का जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल जाएगा। और कापूस अपने पास है, तो हम नीति बदलेंगे। अभी कापूस एक्सपोर्ट होता है, हम कापूस एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे इस देश से, कापूस का खादी बना के एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हमारी सरकारों ने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी बना रखी है, इसको रिवर्स करेंगे। रॉ मटेरियल कुछ नहीं भेजना, उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के भेजना, उसी में फायदा है। 15 कोटि लोगों को काम मिलेगा और मेरे जैसे लोगों को अच्छी खादी मिलेगी। तो मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप अभी से अपने जीवन में थोड़ी आदत डालो खादी पहनने की। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने खुद खादी पहनना अभी शुरू किया है। उनका जो अंग वस्त्र है ना, वो खादी का है। अभी पहले कॉटन का होता था, अभी वो खादी का है। और उनका कहना है कि जब मैं पहनूंगा तब मैं सबको कहूंगा, तो मानेंगे लोग। तो हमारे योग शिक्षकों ने भी शुरू किया है, आप भी थोड़ा इसमें मदद कर दो। आप अपने जीवन में एक छोटा सा नियम ले लो कि मैं जितने कपड़े हर साल खरीदता हूं उसमें 10%, 15%, 20% खादी का ही खरीदूंगा। लातूर में खादी भंडार है, बहुत अच्छा खादी भंडार है। लातूर के अलावा सब जगह मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में हर जगह खादी भंडार है। आप उनसे खादी खरीदो ताकि लोगों को काम मिले और हमारे शेतकरी को कापूस का भाव मिले। कापूस का अच्छा भाव देना है तो उसका सबसे आसान तरीका है खादी पहने, कापूस को भाव। और महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि वो कहते कहते मर गए कि भारत का हर व्यक्ति खादी पहने तो ये देश स्वावलंबी होगा, समृद्ध होगा, स्वदेशी होगा। तो उनको अगर श्रद्धांजलि देनी है तो भी हम खादी पहने, और अपने लोगों को काम देना है तो भी खादी पहने, और देश के 4 लाख से ज्यादा गांव में उद्योगों को मदद करें। ऐसी हमारी दूसरी योजना है। 5 लाख से ज्यादा गांव है जहां गाय है भारत में और बैल है। गाय का जो मूत्र है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं। पतंजलि योगपीठ इस समय गाय का मूत्र खरीदता है शेतकरी नागरिकों से 8 रुपए लीटर, और उस खरीदे हुए गोमूत्र से हम बनाते हैं औषधि, और वो औषधि भारत और दुनिया में बिकती है। आप पतंजलि चिकित्सालय में आंख में डालने वाली जो औषधि मांगेंगे ना, वो गोमूत्र से ही बनी है, और इतने चमत्कारी उसके परिणाम है। चश्मा उतर जाता है, कैटरेक्ट खत्म हो जाता है, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट ठीक हो जाता है। दुनिया में आंखों की जो बीमारियां ठीक नहीं होती वो गोमूत्र की औषधि से ठीक होती है। रेटिनल डिटैचमेंट सारी दुनिया में एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती, उसका ऑपरेशन भी नहीं है, लेकिन गोमूत्र की हमारी जो औषधि है पतंजलि चिकित्सालय में मिलती है, वो रेटिनल डिटैचमेंट खत्म कर देती है। सारे दुनिया के चिकित्सक हैरान है
कि ये क्या चमत्कार आप लोग करते हैं। उसमें चमत्कार कुछ नहीं है, गाय का मूत्र है, मुख्य औषधि उसकी गोमूत्र है। ऐसे गोमूत्र से 48 औषधि बनाई जा सकती है। भारत के 5 लाख गांव में गाय है, तो हम चाहते हैं कि 5 लाख गांव में गोमूत्र कलेक्शन के सेंटर बने।